सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर HSSC लास्ट 5 ईयर PYQ सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं। 117 पार्ट नंबर जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये कौन सा पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो लाइब्रेरियन का पेपर जो है आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है चल रही होगी। एक एक दिन जो है आपके रिटन एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो बिल्कुल भी कमी मत छोड़िएगा। जितना सामर्थ्य आपके पास है, जितनी ताकत आप लगा सकते हैं, सारी जो है इन 2 महीने में लगा दीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के वीडियो सेशन को हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है डैश हरियाणा के वास्तुकार हैं, वह हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? भगवत दयाल शर्मा बने थे, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा बने थे, ठीक है। अब दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो पता होना चाहिए कौन बने थे। तो दूसरे मुख्यमंत्री जो हरियाणा के बने थे वो बने थे राव वीरेंद्र सिंह बने थे, ठीक है। राव वीरेंद्र सिंह बने थे। और तीसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो तीसरे मुख्यमंत्री बंसीलाल बने थे, ठीक है। बंसी लाल बने थे। तो ये तीनों मुख्यमंत्री आपको याद रखने पड़ेंगे। तीसरे मुख्यमंत्री की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनको जो है हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है, हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। इन्हीं के दौरान जो है 1996 में शराबबंदी भी हुई थी, ठीक है। शराबबंदी भी इन्हीं के दौरान हुई थी। और 1970 में इन्हीं के समय में जो है हर गांव में जो है बिजली पहुंच गई थी इन्हीं के समय में। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी होगी। पहले मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिया, ये दूसरे मुख्यमंत्री थे। और चौधरी देवीलाल के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। 1979 में बने हैं, और पहली बार 1977 से 79 में बने हैं, और दूसरी बार कब बने हैं? 1987 से 89 में बने हैं। और 2 बार ये जो है हरियाणा, माफ़ कीजिएगा, 2 बार ये भारत के जो है उप प्रधानमंत्री भी बने हैं, 1989 से 90 और 90 से 91, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया बनवाली या फिर बनावली एक ही चीज है, ठीक है। एक पुरातात्विक स्थल है, सही बात है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। यह हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है? तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई ये बताइए किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बताइए किसके द्वारा जो है पहली इसकी जो है स्थल की खुदाई की गई थी, तो RS बिष्ट के द्वारा, ठीक है। RS बिष्ट के द्वारा जो है इसकी खुदाई की गई थी। कब की गई थी? 1973-74 में जो है इसकी खुदाई की गई थी मेरे भाई, ठीक है। इतनी जानकारी जो है आप इसके बारे में याद रखेंगे। बाकी सारी जो डिटेल है, बाकी जितने भी हरियाणा के पुरातात्विक स्थल है ना, वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए गए हैं, सारे आपको याद रखने पड़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। राखीगढ़ी आप सभी को पता है, राखीगढ़ी कहाँ पर अवस्थित है? हिसार के अंदर अवस्थित है। और ये हरियाणा का नहीं बल्कि भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है पुरातात्विक स्थल हो जाएगा। बनावली अभी हम देख चुके हैं, फतेहाबाद के अंदर अवस्थित है। भिडराना की बात करूं या फिर भिडाना की बात करूं, ये भी फतेहाबाद के अंदर अवस्थित है। कुनाल की बात करूं तो फतेहाबाद के अंदर अवस्थित है। भगवानपुरा की बात करूं तो कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है। मितातल की बात करूं तो भिवानी के अंदर अवस्थित है। बालू की बात करूं तो कैथल के अंदर अवस्थित है। खोखराकोट की बात करूं तो रोहतक के अंदर अवस्थित है। सुध की बात करूं तो यमुनानगर के अंदर अवस्थित है। जोगनखेड़ा की बात करूं तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। और तिगड़ाना की बात करूं तो भिवानी के अंदर है। फरमाना की बात करूं तो रोहतक दक्षखेड़ा के अंदर जो है ये अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। एवरीथिंग आपको याद रखना पड़ेगा, एक नंबर की बात नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन की बात है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं 2026 में, ठीक है, तो आपको सभी पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी जो है आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इसको स्किप कर दूं, क्या पता आएगा या नहीं आएगा। डेफिनेटली आपको हर चीज़ ये मान के याद करनी पड़ेगी कि डेफिनेटली ये चीज़ जो है HSSC के द्वारा 2026 में पूछी जाने वाली है, ठीक है। और एक ही जगह आपको सारी चीज़ दे रहा हूं, तब तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको सिर्फ रिवाइज करने में मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया नेक चंद द्वारा
निर्मित रॉक गार्डन डैश में स्थित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो रॉक गार्डन है ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो नेकचंद सैनी के द्वारा बनाया गया था। और ये क्या होते थे, ये रोड इंस्पेक्टर होते थे मेरे भाई, ठीक है, रोड इंस्पेक्टर होते थे। और इनके द्वारा ये जो रॉक गार्डन है ना, इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी, 1959 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इसको पब्लिक के लिए कब खोल दिया गया था, 1976 में जो है इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। दोनों डेट्स आप याद रखेंगे, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ये देखो, विश्व प्रसिद्ध जो है गार्डन का निर्माण नेकचंद सैनी ने किया था, जो चंडीगढ़ में एक सड़क निरीक्षक थे। इसे आधिकारिक तौर पर जो है 1976 में जनता के लिए खोला गया था। और स्थान भी आप याद रखना कहां पर है ये स्थित, चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में सुखना झील के पास जो है ये अवस्थित है। ये चीजें आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, हरियाणा के नीरज चोपड़ा को 2018 में उनकी उपलब्धियों के लिए ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह कौन सा खेल खेलते हैं, ठीक है। आपको अभी 2018 की जो करंट अफेयर है वो याद नहीं रखनी है, सिर्फ आपको 2024, ठीक है, 1 सेकेंड, 2024 और 2025, ठीक है, इन 2 सालों के आपको हरियाणा करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर दोनों आपको करने पड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए मेरे भाई, ठीक है। अगर इससे बैक कर पाए तो और भी अच्छा हो जाएगा, वरना आपको ये 2 साल का तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर इसी वीक से हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है, तो करंट अफेयर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग मैं यहीं पर आपको करवाने वाला हूं। अब इस क्वेश्चन से आपको 2018 का जो है याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इससे जो है स्टैटिक क्वेश्चन हम निकालेंगे, ठीक है। स्टैटिक आपको क्या याद रखना है भाई, नीरज चोपड़ा जो है वो कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये भाला फेंक यानी कि जेवलियन थ्रो जो है ये खेल खेलते हैं मेरे भाई, ठीक है। नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ था, 1997 में जो है इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, खंडरा गांव में हुआ था, ठीक है। खंडरा गांव पानीपत में जो है इनका जन्म हुआ था मेरे भाई, ठीक है। ये चीजें आप जो है याद रखेंगे, बाकी सारी चीजें मैंने डिटेल से यहाँ पे लिख दी है। ये देखो, भाला फेंक ये खेल खेलती है। और भारतीय सेना में जो पद इनको स्टार्टिंग में मिला था, कौन सा मिला था, JCO का पद मिला था, ठीक है, जूनियर कमीशन्ड अधिकारी के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया था। फिर 2016 में जो है ये पदोन्नत होने के बाद नायब सूबेदार के रूप में शामिल हुए। उसके बाद 2018 में सूबेदार और 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर जो है इनको पदोन्नत किया गया। अक्टूबर 2025 में भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद जो है इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। पुरस्कार भी याद रखना, अर्जुन पुरस्कार इनको 2018 में मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में मिला है, पद्मश्री 2022 में मिला है, परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 में मिला है। भाई एवरीथिंग डिटेल अब एक ही क्वेश्चन में मैंने प्रोवाइड करवा दी है। अगर ये अब भी जो है आप पढ़ने में आनाकानी करेंगे और अब भी आपसे नहीं पढ़ा जाएगा ना, तो डेफिनेटली आप कितना भी महंगा कोर्स लेने ना, आप नहीं पढ़ पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। सब कुछ दे दिया है आपको, अगर अब भी आप सिलेक्शन नहीं ले सकते ना, तो मेरे भाई नहीं ले सकते, सीधी सी बात है, कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई है मेरे भाई यही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, नवंबर 2019 की तारीख में हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, तो आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी 2019 में भी थी और 2024 में भी बीजेपी ही है मेरे भाई, ठीक है, बीजेपी। 2019 का आपको याद नहीं रखना है, 2024 का मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, बट डोंट वरी, 2019 का भी इसी क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है। 2024 की मैं बात बताऊं तो कुल सीटें कितने थी, 90 कुल सीटें थी। बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी कितनी सीटों पर जीती है, तो 48 सीटों पर बीजेपी जीती है और 37 सीटों पर, 37 जीतना, हाँ 37 ही जीती थी। कौन जीती थी, कांग्रेस जीती थी मेरे भाई, ठीक है, कांग्रेस 37 जीती थी। बाकी छोटी छोटी पार्टियां जीती थी, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। INLD कितनी सीट जीती थी, INLD 2 सीट जीती थी। निर्दलीय कौन कितनी सीटें जीती थी, तो निर्दलीय यहाँ पे लिख देता हूं, निर्दलीय कितनी सीटें जीती थी, 3 सीटें जो है निर्दलियों के पास आई थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी यानी कि आप, और कौन सी थी, JJP जनता जननायक पार्टी, ठीक है, इन्होंने कितनी सीटें जीती थी, इन्होंने जो है 0 सीटें जीती थी, एक भी सीट जो है इनके द्वारा नहीं जीती गई थी, ठीक है। तो ये 2024 विधानसभा का जो है आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। और बाकी 2019 का अगर आप याद रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2019 वाला भी, इसको भी जो है एक बार आप देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया 2018 ISSF विश्व कप में हरियाणा के शूटिंग चैंपियन मनु भाकर ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आप 2018 वाला जो है ये ISSF करंट अफेयर नहीं याद रखेंगे, आपको सिर्फ मनु भाकर से मतलब बोलना चाहिए, ठीक है। मनु भाकर से जो स्टैटिक क्वेश्चन है ना वो जरूर आप याद रखेंगे। जैसे कि इनका जो जन्म है, ठीक है, मनु भाकर का जो जन्म है कब हुआ था, 2002 में जो है इनका जन्म झज्जर गांव के जो है झज्जर जिले के गोरिया गांव में हुआ था, ठीक है, गोरिया गांव, गोरिया, ठीक है, गोरिया गांव झज्जर, कैसे लिखेंगे झज्जर, ठीक है, झज्जर में जो है इनका जन्म हुआ था। ये स्टैटिक जीके आप जरूर याद रखेंगे। और कौन सा खेल खेलती है, शूटिंग का खेल खेलते हैं मेरे भाई, ठीक है, शूटिंग का जो है ये खेल खेलती है। बाकी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको भी आप याद रख लेना, ठीक है। और ये भी आप याद रखना, मुख्य रूप से 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है ये खेलती है मेरे भाई, ठीक है। निशानेबाजी तो याद रह जाएगा, 10 मीटर एयर पिस्टल भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सचल पशु चिकित्सा क्लिनिकों के माध्यम से पशुपालकों के घर पर पशुओं की निःशुल्क उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का नाम बताएं। तो क्या सुविधाओं का नाम बताएं, तो ये हो जाएगी पाशु नहीं आएगा, पशु आएगा मेरे भाई, ठीक है, पशु संजीवनी सेवा, ठीक है, ये नाम हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट बन सकती हैं या फिर HSSC स्टेटमेंट बेस भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहे ना तो इससे बाहर नहीं जाएगी, एवरीथिंग डिटेल यहां पे लिख दी है। सबसे पहले आपको योजना का नाम याद रखना है। हरियाणा सरकार ने इस पहल को पशु संजीवनी सेवा का जो है नाम दिया है। उद्देश्य क्या है इसका, इस योजना के तहत सचल पशु चिकित्सा क्लिनिक मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक्स पशुपालकों के घर तक पहुंचते हैं ताकि पशुओं को निःशुल्क चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जा सके, ठीक है। विशेषकर दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के लिए जो है ये मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक जो है शुरू किया गया था। शुरुआत की बात करूं तो इस योजना को आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया था। और घोषणा की बात करूं तो हरियाणा के तत्कालिक मुख्यमंत्री 23 अक्टूबर 2018 को जो है एक उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना को लागू करने का जो है निर्णय लिया गया था, ठीक है। और प्रारंभिक चरण की बात करूं तो शुरुआत में इसे पायलट आधार पर हरियाणा के 3 जिलों जींद, यमुनानगर और नूंह के सभी ब्लॉकों में जो है लागू किया गया था। इसकी सफलता के बाद इसे पूरे राज्य में जो है विस्तार किया गया था। टोल फ्री नंबर भी याद रखेंगे, पशुपालकों के लिए 1962 नंबर जारी किया गया था जिस पर कॉल करके जो है 24/7 चिकित्सा सेवा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अब कोई सा भी कितनी भी स्टेटमेंट बना दो, इससे बाहर नहीं पूछेगा HSSC, ठीक है। अब नोट यहां पे लिखा गया है, इसको भी जरूर याद रखना, ठीक है। दोनों मिले जुले नाम है, एक तो संजीवनी परियोजना है और दूसरी कौन सी है, दूसरी है पशु संजीवनी सेवा, ठीक है। संजीवनी जो परियोजना थी ये किससे रिलेटेड थी, ये कोविड-19 से संबंधित थी, जबकि पशु संजीवनी जो सेवा है ये 2018 में पशुधन के लिए शुरू की गई थी मेरे भाई, ठीक है। दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी आप याद रखेंगे, कुछ भी आपको स्किप नहीं करनी है। बार बार बोल रहा हूं तो कुछ सोच समझ के ही मेरे भाई बोल रहा होगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, 8 में बोला गया है मेवात हरियाणा से डैश ने गायन रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 10 जीता था। तो आपको ये चीज याद नहीं रखनी है कि ये जो इंडियन आइडल 10 था ये किसने जीता, आपको सिर्फ ये याद रखना है ये जो सलमान अली है ना, सलमान अली, ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो ये हरियाणा के मेवात जिले से जो है संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये चाहो तो याद रख लेना वरना कोई जरूरी नहीं है, बस इनका जन्म स्थान याद रखना। सलमान अली जो है ये हरियाणा के मेवात से संबंध रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, डैश नृत्य रूप झूमर नृत्य का एक सामूहिक रूप है। यह नृत्य रूप विशेष रूप से महिला द्वारा किया जाता है। तो आप झूमर के बारे में तो जानते ही हैं, झूमर को क्या कहा जाता है, हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है। अब इसी झूमर नृत्य का एक सामूहिक रूप कौन सा नृत्य है दूसरा, तो ये जो है खोरिया नृत्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो झूमर और खोरिया का संबंध क्या है, खोरिया नृत्य वास्तव में झूमर नृत्य शैली का ही एक विस्तृत और सामूहिक रूप है। जहां झूमर को हरियाणा का गिद्धा कहा जाता है, वहीं खोरिया उसी शैली में महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला जो है नृत्य है।
सामूहिक रूप यानी कि सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। यह मध्य हरियाणा खासकर बांगर क्षेत्र में जो है बहुत लोकप्रिय है। विषय वस्तु की बात करूं यानी कि थीम की बात करूं तो यह नृत्य केवल विवाह के अवसर तक सीमित नहीं बल्कि फसल कटाई और ग्रामीण महिलाओं के दैनिक जीवन के उल्लास को भी जो है ये दर्शाता है मेरे भाई, ठीक है। ये पूरी जानकारी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर खोरिया के बारे में दिया गया है। खोरिया के बारे में वही जो ऊपर मैंने बताया था, यह हरियाणा का एक लोक नृत्य है जो झूमर की विविधताओं को समाहित करता है। अक्सर फसल कटाई के दौरान महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो उनकी दैनिक गतिविधियों और कृषि जीवन को जो है दर्शाता है। घूमर ये एक राजस्थान का जो है पारंपरिक लोक नृत्य है मेरे भाई, ठीक है। रासलीला कहाँ का है? रासलीला ये भगवान कृष्ण से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में किया जाता है। और हरियाणा के जो बाउंड्री एरिया है ना, जो हरियाणा और यूपी के बाउंड्री पर हरियाणा के जिले वहां पर जो है ये किया जाता है। धमाल आप सभी जानते हैं हरियाणा का एक लोक नृत्य है, लेकिन यह मुख्य रूप से जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है और खोरिया की तरह झूमर का एक सामूहिक रूप नहीं हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सारी जानकारी आपको याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? हरियाणा के नृत्य रूप डैश को अपना यह नाम एक आभूषण से मिला है, जिसे युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर आएगा, ये माचे नहीं आएगा, माथे पर आएगा मेरे भाई, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। पहना जाता है। राज्य के कुछ हिस्सों में इस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है। अभी ऊपर बात करके आया हूँ, हरियाणा का जो गिद्दा है वो किसको बोला जाता है? तो हरियाणा का गिद्दा जो है झूमर नृत्य को बोला जाता है, ठीक है। हरियाणा का गिद्दा, ठीक है, हरियाणा का गिद्दा हो जाएगा, ठीक है। ये झूमर को बोला जाता है। और झूमर जो इसका नाम पड़ा है ना, झुमका, ये हरियाणा के महिलाओं के द्वारा जो है माथे पर जो है पहना जाता है। तो झूमर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोला गया है हरियाणा के शेक्सपियर और कालिदास के नाम से जाने जाने वाले, ठीक है, जाने माने जाने वाले, एक ही बात है यार, दीपचंद बहमन हरियाणा के डैश जिले से है। तो किस जिले से है? सोनीपत जिले से ये संबंध रखते हैं, ठीक है। सोनीपत का कौन सा गांव है? खांडा गांव है, ठीक है। सोनीपत का खांडा गांव से जो है ये संबंध रखते हैं मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है अयोध्या प्रसाद गोयलिया, जिन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए उर्दू कविता पेश की, हरियाणा के डैश जिले के रहने वाले। तो हरियाणा के किस जिले के ये रहने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये गुरुग्राम के बादशाहपुर के रहने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। बादशाहपुर के ये रहने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिचय की बात करूँ तो अयोध्या प्रसाद गोयलिया एक प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे, जिन्हें मुख्य रूप से उर्दू साहित्य, उर्दू शायरी और कविताओं को सरल हिंदी भाषा में आम दर्शकों तक पहुंचाने का जो है श्रेय दिया जाता है। जन्म स्थान की बात करूँ तो इनका जन्म स्थान हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर में जो है हुआ था मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है भक्ति भारती, ठीक है, भक्ति भारती तुलसीदास शर्मा दिनेश की एक काव्य रचना है। यह कवि हरियाणा के डैश जिले के रहने वाले। तो ऑप्शन में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? तुलसीदास शर्मा दिनेश जो है हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये हरियाणा के भिवानी जिले के जो है मेरे भाई रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कवि का परिचय की बात करूं तो पंडित तुलसीदास शर्मा दिनेश हरियाणा के एक अत्यंत प्रतिष्ठित कवि थे। इनका जन्म भिवानी जिले में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं याद रखना, इनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना भक्ति भारती है। इसके अलावा इन्होंने सत्याग्रही प्रहलाद और मीरा मतवाली और श्याम सच्चाई जैसी महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की है। तो ये सारी जो है आप याद रखेंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूं उनको। सत्याग्रही प्रहलाद हो गया, भक्ति भारती हो गया, मीरा मतवाली हो गया और श्याम सतसई हो गया मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो यहाँ पर मैंने सारी फसलें लिख दी हैं, तो आइए यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। खरीफ की मुख्य फसल कौन सी होती है? जून जुलाई में इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। धान हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया और बाजरा हो गया। आंसर आपको मिल गया है। धान खरीफ की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, तो रबी की फसल जो है गेहूं इसका जो है राइट ऑप्शन
हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। रबी की फसल की बात करूं तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। गेहूं, सरसों, जौ और चना जो है ये रबी की फसल हो जाएगी। और जायद की मुख्य फसलों की बात करूं तो मार्च से जून तक ये बोया और काटा जाता है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी और चारा फसलें जो है ये सारी जायद की फसलों में आती है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है हरियाणा के डैश जिले को कानोड़ के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसका संबंध कानोड़ियों से था जो कि एक ब्राह्मण थे। तो ये महेंद्रगढ़ जो हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। महेंद्रगढ़ को किसने बसाया था, तो कानोड़िया ब्राह्मण ने बसाया था, इसीलिए जो है इसको कानोड़ के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन बाद में जो है एक राजा होते थे जिसका नाम था नरेंद्र सिंह, ठीक है, नरेंद्र सिंह। और इनके जो है बेटे का नाम क्या होता था, इनके बेटे का नाम होता था मोहिंदर सिंह। तो इन्होंने अपने बेटे के नाम पर इसका नाम जो है महेंद्रगढ़ जो है रख दिया था मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। क्या कर दिया मैंने, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, महेंद्रगढ़। ये देखो जो है कहाँ गया, ये रहा। नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के सम्मान में जो है इस किले का, शहर का नाम बदलकर जो है महेंद्रगढ़ रख दिया था, ठीक है। प्रशासनिक केंद्र आप याद रखना नारनौल है भाई, ठीक है। इसका जो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहां पर है, नारनौल में है भाई, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, डैश हरियाणा का 21वां जिला है। अब एक बात याद रखना, अब 2026 में डेफिनेटली आपसे क्या पूछा जाएगा, डैश हरियाणा का 23वां जिला है, ठीक है, जिला है। अब इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब मैं आपको इसका ऑप्शन नहीं दूंगा, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सीधा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में बोला गया 21वां जिला है, इसको यह नाम पलवासुर नामक एक राक्षस के नाम से मिला है। समझ ही गए होंगे आप, जो पांडवों के शासनकाल में इस स्थान पर राज करता था। तो पलवल जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। पलवल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कब बनाया गया था, 2008 में जो है पलवल को बनाया गया था। किससे अलग करके बनाया गया था, फरीदाबाद से जो है अलग कर इसको बनाया गया था, ठीक है। फरीदाबाद से जो है इसको अलग कर बनाया गया था। अब ये आपसे पूछा जा सकता है, तो वैसे तो यहाँ पे लिखा गया है अलग करके बनाया गया था। अब ये आपसे पूछा जा सकता है, तो बताइए हरियाणा का 22वां जिला भी आपसे पूछा जा सकता है, 22वां जिला। तो 22वां जिला कौन सा बताएंगे आप, चरखी दादरी बताएंगे, ठीक है, चरखी दादरी बताएंगे। अब चरखी दादरी कब बना था, तो ये 2016 में बना था मेरे भाई, ठीक है, 2016 में बना था। और आपसे ये पूछा जा सकता है, बताइए किस जिले से अलग करके बनाया गया था, तो ये किस जिले से अलग करके बनाया गया था, तो ये भिवानी से अलग करके जो है बनाया गया था मेरे भाई, ठीक है। ये सारी जानकारी जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया हरियाणा के पर्यटक परिसरों का नाम राज्य में पाए जाने वाले डैश के नाम पर रखा गया है। तो हरियाणा के जो पर्यटन स्थल है ना, उनका नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया है, क्या पेड़ों के नामों के ऊपर उनके नाम रखे गए हैं, नदियों के नामों के ऊपर उनके नाम रखे गए हैं, पहाड़ियों के नामों के ऊपर उनके नाम रखे गए, या फिर पक्षियों के नाम के ऊपर उनके नाम रखे गए। तो राइट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के जो पर्यटन स्थल है ना, उनके नाम जो है पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए गए हैं, जैसे कि मैगपाई फरीदाबाद में पर्यटन स्थल है, किंगफिशर अंबाला में है, नीलकंठ कुरुक्षेत्र में है, ब्लू जे पानीपत समालखा में है, बुलबुल जींद में है, रेड रोबिन भिवानी में है, और कोयल कैथल में है मेरे भाई, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, हरियाणा के कैथल जिले की प्रमुख फसल कौन सी है, बासमती चावल जो है हरियाणा के कैथल की प्रमुख फसल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां पैदा करने के लिए हरियाणा के डैश जिले में पहली भारत इजराइल कृषि परियोजना जो है स्थापित की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी, घरोंडा करनाल में की गई थी, ठीक है, यहाँ पे लिख देना घरोंडा करनाल में जो है ये स्थापित की गई थी मेरे भाई, ठीक है। 2010-11 में जो है इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है हरियाणा का कौन सा जिला खनिजों से भरपूर है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में वैसे तो खनिज बहुत कम पाए जाते हैं, और जितने भी कम पाए जाते हैं वो सारे जो है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं, जिसका मुख्यालय अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर है, नारनौल में है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है,
रुद्राक्ष वाटिका के नाम से जो है जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसकी दो चीजें आप याद रखेंगे, वैसे जो नीचे लिखा हुआ है कोई बात नहीं, मैं यहीं से बता देता हूं, चलिए कोई बात नहीं। 6 नवंबर 2001 को इसका उद्घाटन हुआ था। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क हरियाणा के यमुनानगर जिले के चूहड़पुर गांव में स्थित है। इसे रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष बड़ी संख्या में जो है लगाए गए थे। स्थापना की बात करूं तो इस पार्क का उद्घाटन 6 नवंबर 2001 को किसके द्वारा किया गया था? उस समय कौन होते थे बताइए फटाफट, हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री जो है 2001 में कौन होते थे, ठीक है। क्या ओम प्रकाश चौटाला होते थे क्या? बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। हरियाणा का सबसे बड़ा और पहला प्रमुख हर्बल पार्क है। क्षेत्रफल की बात करूं तो लगभग 184 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ और यहाँ 300 से अधिक प्रकार की जो है औषधियां, जड़ी बूटियां और जो है पौधे पाए जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक चीज और इसके साथ जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। एक और आप याद रखेंगे, अभी आपने एक डेट याद रखी ना, 6 नवंबर 2003 याद रखी ना। अब एक चीज और आप याद रखेंगे, कौन सी डेट याद रखेंगे? 19 अप्रैल 2003, ठीक है। चलिए डेट छोड़ देना, 2001 यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। 2001 आएगा और यहाँ पे 2003 याद रखना, ठीक है। ये औपचारिक उद्घाटन था मात्र, ठीक है। औपचारिक ये पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूं औपचारिक उद्घाटन, ठीक है। अब ये उद्घाटन क्यों इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है, तो ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये उद्घाटन किया गया था APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, ठीक है। अब्दुल कलाम के द्वारा ये औपचारिक उद्घाटन किया गया था 2003 में, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे रुद्राक्ष का पेड़ भी लगाया था और इन्होंने इच्छा जताई थी कि भाई एक रात जो है मैं यहाँ पर बिताना चाहता हूँ, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से जो है ये एक रात यहाँ पर नहीं बिता पाए थे, ठीक है। इसीलिए 2003 को याद रखना। वैसे ऑफिशियल 2001 ही है मेरे भाई, बस मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। कभी भूला भटका HSSC घर से जो है खुंदक खा के आया हो और जो है 2003 वहाँ पे ऑप्शन में दे दे, 2001 ना दे, तो उस केस में आपको याद रखना होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो है आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो बस चैनल को आप लाइक कर देना, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना सब्सक्राइब करना है ना शेयर करना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहना है मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली आप शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी करवा लेंगे मेरे भाई, ठीक है। इस चीज़ों पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं बस अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ, और आपको भी बोलता हूँ आपका कर्म वर्तमान में क्या है? आपका कर्म वर्तमान में जो है स्टडी करना है मेरे भाई, ठीक है। आपका काम है स्टडी करना, फालतू की चीज़ें मत देखा करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ छोड़ दो। हालांकि ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर स्टडी करने के लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा, बस जो फालतू की चीज़ें वो मत देखो। फालतू की चीज़ें क्या है? अब एक वीडियो है, एक वीडियो है, क्या है? नोटिफिकेशन की वीडियो है, ठीक है। नोटिफिकेशन किसका आया है अभी? हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आया है। अब इस हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन पे 10 तरह की वीडियो बना दी, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की लोगों ने, और वो देख देख के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे भाई सिलेक्शन कब लोगे? अब यहीं पे टाइम सारा वेस्ट कर दोगे तो वो जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो कभी इन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आप एक दिन लगा लो, पूरे 24 घंटे लगा दो, मतलब ही नहीं है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 24 घंटे यूज कर दो एक नोटिफिकेशन को कंप्लीट समझने में। उसके बाद अपना टाइम आप बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप अपने स्टडी पे टाइम वेस्ट करो मेरे भाई, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा, नोटिफिकेशन वीडियो से आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज का हमारा पार्ट था जो यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कॉमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना, कितने जो है आपके यहाँ पे एग्जैक्ट ठीक हो पाए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बस इतनी सा आप जो है काम कर देना मेरे भाई। बाकी अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और वर्तमान में आप सभी को लग भी रहा होगा, काफ़ी बच्चे जो है अच्छे अच्छे रिप्लाई भी करते हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा, मतलब कमेंट्स करते हैं मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा। इसका कारण यह है, मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वर्तमान में बहुत सारा काम मैं कर रहा हूँ भाई। क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो मैं हरियाणा जीके पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, हरियाणा जीके पे काम कर रहा हूँ। दूसरा हमारा कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, ठीक है, दूसरी हमारी कंप्यूटर सीरीज चल रही है। अभी तीसरा इसी वीक से हमारी क्या शुरू होने वाली है? इसी वीक से हमारी जो है करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर जो है स्टार्ट होने वाला है। तो इन तीनों पर मैं जो है डेफिनेटली काम कर रहा हूं, और इसीलिए जो है मेरा रिप्लाई करने में जो है टाइम नहीं लगता है। फिर भी जैसे ही टाइम लगेगा तो मैं आपका रिप्लाई भाई जरूर कर दूंगा। इस बात का बुरा मत मानना कि मैं जो है कि जान करके रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ भाई टाइम की शॉर्टेज है, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ काम करने के लिए। तो लगा पड़ा हूँ आपके लिए, कोई किसी एक बच्चे का भी भला हो जाएगा तो मैं समझूंगा मेरा ये जो फ्री इनिशिएटिव है ये सक्सेसफुली जो है
हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बस अपनी तैयारी करते रहना, लगातार तैयारी करते रहना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना और हार्डवर्क डेडिकेशन लगा दो 2 महीने सिर्फ, और इसके बाद कुछ नहीं करना। 2 महीने जितनी ताकत है वो सारी लगा दो मेरे भाई। सिलेक्शन होने के बाद सारे उम्र जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाना कोई आपको नहीं रोकेगा मेरे भाई, ठीक है। तो बस अपनी तैयारी करते रहना, और कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई।